बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और आपने कल अच्छे से गुरुपुरब को मनाया होगा, फिर से आपको ढेरों बधाइयाँ उसकी। सर बताइए जरा, मार्केट में आज आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं, एक दिन ऑलरेडी छुट्टी पे जा चुके थे, तो 4 दिन का ट्रेडिंग है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अजय और प्रियंका को गुरुपुरब की लख लख बधाइयां सबको, आपको, इन्वेस्टर को, और गुड हेल्थ, वेल्थ और सुकून मिले। तो कोई दो राय नहीं, आपको फ्राइडे को कहा था जीएमआर और ये रॉकिंग होएगा, बीएल अशोक लीलैंड। जीएमआर 5% बढ़ा फ्राइडे के दिन ही, और अभी तो शुरुआत है। दूसरा, एफआईएस की बाइंग वापिस आ गई। अब कौन छोड़ेगा 19,800 20,000 करने में? 2 दिन क्या, 1 दिन ही लगेगा। हम सब देखते रह जाएंगे, और एंकर और टीवी वाले अभी भी घबरा रहे हैं कि पोल होएगा 30 तारीख को। अरे 30 तारीख को शाम को पोल होएगा, आपकी एक्सपायरी तो करेगी 30 तारीख 3:30 बजे। तो 20,000 आया ही आया सर, वो तो इंडेक्स है। और अब आपको दिख ही रहा है कि लार्ज कैप्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। एंड नॉट टू टेक अवे द पावर फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक, बीएल और जो पीएसयू स्टॉक्स हैं। तो सम पार्ट में मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। फॉल इन यील्ड्स, फॉल इन ऑयल, वीकर डॉलर ओनली बोर्ड वेल फॉर इंडिया। तो लेने की चेष्टा कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और अच्छे शेयर ऐड कीजिए। बिल्कुल तेजी की तो बात आप काफी समय से कर रहे हैं संजीव जी। स्टॉक्स भी आपने कई सारे बताए, इस हफ्ते के लिए आप कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होगी? प्रियंका जी, पहली बात तो यह है 1000 पॉइंट बड़ा इंडेक्स, 1000 पॉइंट। और ये आपको बता दूं, उस समय 18,800 900 पे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी कन्विक्शनल दैट आई हैव टू मेक मनी। 1000 पॉइंट आपको निफ्टी पे मिल गया, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कौन सा महीना है जो ऐसा गया है? और अभी भी लोग बाग उस पर यही टिप्पणी करते हैं कि ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। मैं तो कह रहा हूं 20,200 भी एक नंबर है। फ्राइडे की शाम को जो भी होएगा, बिकॉज ऑफ दी प्री एग्जिट पोल, ये सब एक टेम्पररी चीजें हैं। ग्लोबली देयर इज अ वेरी बिग रैली व्हिच इज टेकिंग प्लेस। द यूएस मार्केट्स हैव बीन ऑन अ रोल, और मुझे लगता है कि इंसिडेंटली वीकनेस इन डॉलर, वीकनेस इन बॉन्ड यील्ड्स ऑल बोड वेरी वेल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। तो मैं आज की डेट में 2 पिक्स जो हैं वो ये है। पहला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी राइडिंग द वे, बिकॉज आप देख रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस आर on the yields curve are seeing huge incremental income on their portfolio। और मुझे लगता है प्राइवेट इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस को वैल्यूएशन की बहुत कंफर्ट है। तो 204 या 5.7 में आप लीजिए, 198 से 200 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 रुपए से कम मत बेचिए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस मेरा अगले 2 हफ्ते के लिए टॉपिक है। दूसरा है, मार्केट में डाइवर्जेंस है कि हायर जो आरबीआई ने रेट्स में थोड़ी बढ़ोतरी की है या प्रोविजनिंग में, उससे आपके एनबीएफसीज को हर्ट होगी। मगर लार्ज पार्ट ऑफ एनबीएफसीज ने ऑलरेडी अपनी बोरोइंग कॉस्ट कवर कर ली है, और 3-4 बेसिस पॉइंट के लिए आप उनके रिजल्ट्स को देखिए। तो मुझे एबी कैपिटल बहुत पसंद है। उसका ये अनकोलैटरलाइज्ड लोन पे एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है, और पर्सनल लोन्स में भी उसका एक्सपोजर आई थिंक सबसे लोएस्ट है। तो एबी कैपिटल ये 67-68 पे, ऑन द बैक ऑफ द अर्निंग्स, ऑन द बैक ऑफ द आउटलुक, ऑन द बैक कि इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, द एएमसी, द इंश्योरेंस, ऑल दोज बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है ये 167-68 में एक्यूमुलेट कीजिए, 62-63 का स्टॉप लॉस रखिए। 188 to 190 मेरे को इसमें बहुत जल्दी दिख रहा है। जी, मैं एक लिबर्टी लेना चाहूँगा आपके से। मार्केट की बात तो रोज़ करते हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं बाजार में, और आप नानक जी को भी मानते हैं, और गुरुपुरब जाके चुका है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आज एक नानक देव जी की एक सीख जो आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हो जीवन में अपने, वो भी हमारे साथ शेयर करके जाएं। ये मेरा सवाल होगा बाजार के सवाल की बजाय। तो देखो जी, पंजाबी में सबसे बड़ी कहावत है वंडना, माने अपने आप से जो आप दे सकते हो। आपके पास सिर्फ धन दौलत नहीं होती, प्यार होता है और अच्छी आस्था होती है। गुरु नानक जी ने क्या किया? उन्होंने क्या, चक्को और वंडो, माने आप चक्को, खिलाओ पिलाओ, माने जो आप दान सेवा कर सको वो आपके मन से होती है। सेवा का भाव आप में अच्छी एज के साथ और बढ़ना चाहिए। अब हम तो ज्ञान बांटते हैं, कई लोग उस पर मिलाते हैं, कई नहीं, लेकिन हमारी चेष्टा यही है कि आपको हम कुछ ज्ञान दे सकें विद एज, मैच्योरिटी एंड विद एक्सपीरियंस। द बिगेस्ट गिफ्ट इज
गिविंग समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर हार्ट। बहुत बढ़िया बात कही। और आप भी आपके अनुभव और ज्ञान से लोगों को फायदा भी होता है, तो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, जन की सेवा अपने हिसाब से, नानक देव जी की सीख के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं। एक फंडामेंटल तौर पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा था ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं कर रहा था क्योंकि हमें ओपिनियन तुरंत फॉर्म नहीं करनी चाहिए। पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं और उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। और वो एक स्टॉक है रेमंड। ओवर द वीकेंड रेमंड के जो एमडी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक लेटर टू एम्प्लॉयज़, लेटर टू शेयर होल्डर्स एक कमेंट्री दी है। हम जानते हैं कि उनकी ज़ाती लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं और बाज़ार का एक हिस्सा है जो काफ़ी नर्वस भी है इससे। अगर हम रेमंड के स्टॉक को देखें तो 2200 का टॉप बना के एक बार को 1600 के आसपास आ गया है। डायरेक्टर साहब, अगर आप 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाएं तो वो बात कैप्चर होगी कि ये नर्वसनेस 2200 वाला जो 1600 आया है वो सिर्फ फंडामेंटल्स को लेके नहीं है, वो इसको लेके है कि उनके ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में जो वॉलेटिलिटी चल रही है, कहीं उसकी वजह से कंपनी के गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, कहीं उसकी वजह से फंडामेंटली कंपनी किस तेज़ी से यहाँ से चल पाएगी उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये नर्वसनेस आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए 2200 वाला 1600। अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खंडन किया है और ये बोला है कि देखिए साहब, हमारे ये प्रोजेक्ट एकदम राइट टाइम पे चल रहे हैं, डायरेक्शन एकदम ठीक है कंपनी का, मेरी पर्सनल लाइफ का कोई इफेक्ट शेयर होल्डर के ऊपर नहीं आएगा। आपने इस बात को कैसे रीड किया? क्योंकि ये स्टॉक पे बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं स्टॉक में मूवमेंट भी है, लेकिन लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें पूरी सफाई आ गई है, आप कैसे देखेंगे? क्या गिरावट पे आप रेमंड को लेंगे? विनोद। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, सारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ऐसा जब भी न्यूज किसी भी कंपनी के लिए आता है तो वो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो इस कंपनी में भी दिखा है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट 2-3 में जो क्लैरिफिकेशन आया गौतम सिंघानिया के साइड से, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था कंपनी के शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है सारे पर्सपेक्टिव से। तो बहुत हद तक उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। स्टॉक नो डाउट गिरा है, बट मुझे लगता है कि इस तरह उनकी निजी चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए जो कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल को समझे, चाहे इनके टेक्सटाइल बिजनेस हो या फिर इनके कंज्यूमर बिजनेस हो या फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इनको ऑफलेट जो इनके जो रियल एस्टेट डिवीजन में जो ट्रैक्शन आया है, मुझे लगता है इन सारे बिजनेसेस को देखे तो उसमें बेहतरी दिखाई दे रही है, जिसके वजह से नो डाउट अगर मैं 1 महीना या 15 दिन का अगर ये स्टॉक परफॉर्मेंस को लिखा दो तो स्टॉक 15 दिन का पहले स्टॉक काफी अच्छे की थी, राइट। उस स्टॉक जो फंडामेंटली अगर मैं और भी देखूं तो स्टॉक जो कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से 20% के ऊपर में जो रिटर्न रेशियो डिलीवर कर रहा है, मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत अच्छा शेप बना चुका है। और अगर यहाँ से थोड़ा और करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि ये अभी वैल्यूएशंस के अगर हिसाब से जो टीटीएम पे आपको सिंगल डिजिट अर्निंग्स पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहा है कंसोलिडेट लेवल पे। तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस पे ध्यान दे सकते हैं, बट आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है बहुत हद तक इस स्टॉक में जो करेक्शन हुआ मेरे हिसाब से ओवरडन हो चुका है। ठीक है डन सर, आपकी बात में सारा कुछ आपने बताया ऑलरेडी। इस पे हम कुछ और वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे, तो ये रेमंड्स को लेकर एक चर्चा